Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture, जहाँ पर हम discuss करेंगे ये सारे articles that you can see in front of you. मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम आज क्या कवर करने वाले हैं, so that you stay connected and you have an idea in your mind कि आज के लेक्चर में ये आर्टिकल्स होंगे. तो हम बात करेंगे कोलंबो प्रोसेस के बारे में, क्या है वो सारा आपके पेपर 2 से लिंक करता है. हुलॉक गिबॉन के बारे में पढ़ेंगे, स्पीशीज इन न्यूज़ से लिंक करता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. पंपा लेक क्यों न्यूज़ में है एंड एवरीथिंग अबाउट इट, और इसके साथ साथ तुंगभद्रा रिवर के बारे में भी जानेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ग्रेडेशन ऑफ कोल, क्या कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोल के बारे में, राइट. क्वालिटी ऑफ इंडियन कोल ऑल्सो, टाइप्स ऑफ कोल, ये सारी बातें होंगी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. देन विल डिस्कस टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया. ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स आज के सेशन में रहने वाले हैं. रही बात टूरिज्म सेक्टर की, तो ये आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड यू कैन कनेक्ट इट विद जीएस पेपर 3. इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हेन वी टॉक अबाउट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो उस टैग से आप कनेक्ट कर सकते हो. तो हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया, व्हाट आर द मेजर इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू इट, व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर. ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे. Make sure you have pen and paper along with you so that whatever point that I'll share you can write it also. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, दैट विल हेल्प देम अ लॉट. And do subscribe to the channel also so that you get the notification whenever a new video comes and it get published. Also you can mark your attendance by liking the lecture. So attendance mark ज़रूर कर दीजिएगा by liking this lecture. चलिए तो फिर let's begin. India has become the chair of Colombo process for the first time since its inception in 2003. 2003 में ये सेटअप हुआ. अब इंडिया में पहली बार इंडिया has become chair of this Colombo process. Basically India is heading it. India is now the chair of this process. It is leading the discussions and the activities of this group. ठीक है, कोलंबो प्रोसेस क्या है? ये जो ग्रुप है ये एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है एंड इट प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर कंसल्टेशंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर फॉर कंट्रीज ऑफ अ रीजन इन एशिया. मैं सिंपल से आपको मतलब बताती हूँ, लोग बाहर जाके काम करते हैं. जो कोलंबो प्रोसेस में जो कंट्रीज हैं, 12 एशियन कंट्रीज हैं इसके अंदर. ये जो कंट्रीज हैं हम इनको कंट्रीज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं. मतलब सी बेसिकली कहने का मतलब ये है, मेनी ऑफ देयर सिटीजन्स गो अब्रॉड एंड वर्क. सो द मेन गोल ऑफ दिस process, this Colombo process, this platform is to talk about, to improve how these countries manage the overseas employment of their workers. So एक ऐसा platform है for these countries where they can share the ideas, best practices, कैसे they can handle the overseas employment and contractual labor. तो एक important platform है that deals with consultation किसके regarding, on the management of overseas employment and contractual labor. तो जहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज हो सकती हैं, एज इन आइडियाज़ एक्सचेंज हो सकते हैं, कैसे आप हैंडल कर सकते हो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को. मैंने बताया था कि इसमें 12 मेंबर स्टेट्स हैं, कंट्रीज ऑफ ओरिजिन जिन्हें बोला जा रहा है, ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. 12 कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कैम्बोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम. येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इंडिया सिंस इट्स इंसेप्शन 2003 से इंडिया इसका मेंबर है. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, मतलब मेंबर कंट्रीज अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं. बेस्ट प्रैक्टिसेस, अच्छा कैसे यू कैन मैनेज द लेबर माइग्रेशन इफेक्टिवली, वो सारी चीज़ें होती हैं.
दूसरा, एड्रेसिंग द इश्यूज दैट आर फेस्ड बाय द माइग्रेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो डिस्कस करना, राइट. So the problems that are faced by the migrant workers, their home and the host countries. And फिर ये practical solutions पे they come up with कि कैसे you can overall improve the well-being of these workers. So optimize development benefits, मतलब इस ग्रुप का मकसद है to ensure कि both the home countries and the migrant workers they gain the most of benefit from overseas employment. कैसे आप जिन कंट्रीज में वर्कर्स जा रहे हैं, हाउ यू कैन इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन विद दोज कंट्रीज ऑल्सो, एंड यू रेगुलरली रिव्यू ऑल्सो हाउ वेल देयर रिकमेंडेशंस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, एंड फर्दर यू कैन प्लान एडिशनल स्टेप्स ऑल्सो टू कंटिन्यू इम्प्रूविंग लेबर मैनेजमेंट. ठीक है जी. अब क्या है, ये जो प्रोसेस है, द डिसीजंस दैट आर मेड they are not legally required to be followed. That means कोई binding नहीं है, they are non-binding. Countries here participate voluntarily. ठीक है, so they are non-binding. The process is coordinated through permanent missions of member states at United Nations in Geneva. Basically, the process is organized, it is managed through this permanent mission of member countries at UN in Geneva. जितने भी decisions होते हैं they are made through agreement among all the members. ठीक है, तो decision is made by consensus. Further, ministerial consultations, मतलब जो main discussions हैं, जो decisions हैं that are made during the meetings attended by the ministers from the participating countries, वो discuss करते हैं, they adopt the recommendations and action plans. Last but not the least, International Organization for Migration IOM has supported the Colombo process since its begin and acts as its secretariat. मतलब technical assistance provide करना, administrative support provide करना IOM करता है. And there are 5 thematic area working groups. So the Colombo process has 5 specialized groups. हर एक फोकस करता है on different area of labor migration, जैसे कि skills and qualification recognition, it is led by श्रीलंका. मतलब ये ग्रुप इंश्योर करता है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन जो है माइग्रेंट वर्कर्स की वो रिकॉग्नाइज्ड हो, वो वैल्यूड हो इन द कंट्रीज जहाँ पर वो काम करते हैं. देन फॉस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट इज चेयर्ड बाय बांग्लादेश. मतलब ये फोकस करता है कि यू प्रमोट फेयर एंड एथिकल प्रैक्टिसेस इन द रिक्रूटमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, ताकि कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो. प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन एंड एम्पावरमेंट, इट इज़ लेड बाय फिलीपींस. इसका मतलब ये ग्रुप प्रिपेयर्स वर्कर्स बिफोर दे लीव देयर होम कंट्री, मतलब प्रोवाइडिंग देम विद द इंफॉर्मेशन एंड द स्किल्स दैट विल हेल्प देम टू सक्सीड अब्रोड. रेमिटेंसेस इज चेयर्ड बाय Pakistan. So it deals with the money that migrant workers send back home, working to make the process easier, more beneficial. And labor market analysis, it is chaired by Thailand. ये एनालाइज करता है जॉब मार्केट्स टू बेटर अंडरस्टैंड कि अच्छा वेयर वर्कर्स आर नीडेड, हाउ दे कैन बेस्ट बी मैच्ड, जो आपकी जॉब अवेलेबल है और जो उनकी स्किल्स है उस हिसाब से मैच करना. ठीक है जी. मूविंग अहेड, ये दिख रहा है, दैट इज अ कैनोपी ब्रिज. हाल ही नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हैज ईयर मार्क्ड फंड्स किस लिए? टू कंस्ट्रक्ट दिस कैनोपी ब्रिजेस फॉर होलॉक गिबॉन. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. इंडियाज ओनली एप, ताकि ये जब इनको अपने हैबिटेट से दूसरी जगह जाना है तो वो रेलवे ट्रैक क्रॉस ना करना पड़े, इसीलिए ये बनाए जा रहे हैं इन दी ईस्टर्न असम. ठीक है जी. तो हम बात करते हैं हुलॉक गिबॉन के बारे में. स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द एप्स कहाँ रहते हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया. 20 species of gibbons on the earth are there and hollok gibbon is one of them.
इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया में ये पाए जाते हैं, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश एंड सदर्न चाइना, एंड इट इज़ द ओनली ऐप दैट इज़ फाउंड इन इंडिया। अब इंडिया में भी आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, वहां पर। आसाम के अंदर एक सेंचुरी है, होलंगपार गिबॉन सेंचुरी, जो कि इट हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हॉलॉक गिबॉन। अब क्या होता है, देयर आर टू, ईस्टर्न हॉलॉक गिबॉन एंड वेस्टर्न हॉलॉक गिबॉन। जो ईस्टर्न हॉलॉक गिबॉन है ये आपको अरुणाचल प्रदेश रीजन में स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा, और जो वेस्टर्न वाला है वो मतलब इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, फीचर्स की बात करूँ तो जो मेल और फीमेल गिबॉन्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, बट कलर अलग अलग होता है। जैसे मेल्स में ब्लैक कलर्ड होंगे एंड वाइट ब्रॉज होंगे, फीमेल्स में उनका जो फर है दैट इज ग्रे ब्राउन। ठीक है, ये डिफरेंस होगा। व्हाट नेक्स्ट, दे आर डायर्नल एंड आर्बोरियल, मतलब दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग द डे, and they live in trees. They move through the trees by swinging from branch to branch using their arms, and this movement is called as barkination. Oh sorry, bridgiting. ठीक है, they are monogamous, मतलब पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ रहेंगे। They live in small families, males, females and their young ones, और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं by vocalization. The loud calls of the gibbons are used to identify the individuals within and outside the family group. जिस हिसाब से मतलब इनकी जो आवाज़ होती है, the loud calls, they use their vocal sounds that helps them to identify the individuals. ठीक है, like all the apes, ये जो हॉलो गिबॉन्स हैं, they बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अलग पर्सनैलिटी है, and they maintain a very strong family bond. 25 साल तक का इनका लाइफ स्पैन होता है। जो ईस्टर्न हॉलॉक गिबोन है वो वल्नरेबल है, और जो वेस्टर्न हॉलॉक गिबोन है वो एंडेंजर्ड है। ठीक है, बोथ आर ऑन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल और जो वेस्टर्न वाला है वो एंडेंजर्ड, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल। ये लेक के बारे में पढ़ना है, पंपा लेक। अ टीम फ्रॉम Karnataka State Department of Archaeology, Museums and Heritage has uncovered rock shelter paintings that are estimated to be around 2500 year old. वहाँ पर कहाँ मिली हैं ये पेंटिंग्स? नियर दी पंपा लेक। कहाँ पर पड़ती है? इन दी हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज एरिया। तो ये जो पंपा लेक है, जो पंपा सरोवर बोल लो इसको, ये इन द कोप्पल डिस्ट्रिक्ट, हम्पी के पास कर्नाटका में पड़ती है, एंड इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर। 5 सेक्रेड लेक्स में से ये एक है। इट इज मतलब देयर आर 5 सेक्रेड लेक्स, पंच सरोवर बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी के अंदर, जिसमें मान सरोवर आ गई, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर इज वन ऑफ देम, एंड पुष्कर सरोवर। ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से पंपा सरोवर वो जगह है जहां पर पंपा, बेसिकली अ फॉर्म ऑफ शिवाज कंसोर्ट पार्वती का फॉर्म, उन्होंने शी परफॉर्म्ड पिनेंस ताकि वो अपने डिवोशन शिवा को दिखा पाए। ठीक है, ये उन एक सरोवर है जिसका हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू एपिक के अंदर मेंशन्ड है, एंड कहाँ पर? रामायणा के अंदर। इट इज़ अ प्लेस जहाँ पर शबरी ने वेट किया था फॉर द अराइवल ऑफ लॉर्ड राम। ये लेक सराउंडेड है विद वेरियस हिल्स एंड टेम्पल्स, आसपास पड़ते हैं। अब मैंने तुंगभद्रा रिवर का रेफरेंस दिया था, तो लेट्स कंप्लीट तुंगभद्रा रिवर ऑल्सो। साउथ इंडियन पेनिनसुला में एक मेजर रिवर है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तुंग और भद्रा के यूनियन से ये बनती है और इसीलिए इसका नाम बढ़ गया तुंगभद्रा रिवर। दोनों तुंग और भद्रा रिवर ओरिजिनेट करती हैं ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये दोनों रिवर, जब तुंग और भद्रा, ये दोनों रिवर मर्ज करती हैं एट कुडली, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के अंदर, और वहां पर बन जाती है ये तुंगभद्रा रिवर।
आंध्र प्रदेश में संगमेश्वरम जगह है जहाँ पर ये मतलब इट फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिफोर ज्वाइनिंग कृष्णा रिवर एट संगमेश्वरम आंध्र प्रदेश। कृष्णा रिवर तो सबको पता ही है, इट फाइनली एंड्स इन बे ऑफ बंगाल। इसकी टोटल लेंथ है 531 किलोमीटर और ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से बहती है एंड साउथ वेस्ट मानसून से इट इज चीफली इन्फ्लुएंस्ड बाय, पानी यहाँ से काफ़ी इसको मिलता है। मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी वर्धा रिवर, वेदती रिवर, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और इस पर कुछ डैम्स भी बने हुए हैं। तुंग एनकट डैम, भद्रा डैम, हेमावती डैम, तुंगभद्रा डैम, ये सारी डैम्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए, कॉन्टेक्स्ट ये है, एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, वो कह रहे हैं 2014 में, 2014 में, अकॉर्डिंग टू द न्यू डॉक्यूमेंट्स, वो कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया से कोयला इंपोर्ट कराया, कोल, और वो था लो क्वालिटी कोल, लेकिन उसको हाई क्वालिटी कोल बोलकर बेचा है, ठीक है, टू तमिलनाडु's पावर जनरेशन कंपनी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम कोल के बारे में पढ़ें। ग्रेडेशन ऑफ कोल। कोल ग्रेडेशन का मतलब, देखो एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, में इन सब के कोल के बारे में बात करूंगी। कोल ग्रेडेशन, ग्रेड देते हैं ना क्वालिटी के हिसाब से, सो इट इज अ वे, कोल ग्रेडेशन इज अ वे टू मेजर द क्वालिटी ऑफ कोल फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। मतलब इस तरीके से लगा लो कि यू आर रैंकिंग द कोल बेस्ड ऑन हाउ गुड इट इज फॉर सर्टेन यूजेस। और ये जो मैं उसकी रैंकिंग कर रही हूँ कोल ग्रेडेशन की, हो रहा है जो, दैट इज डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट द ग्रोस कैलोरिफिक वैल्यू। मतलब वो कोयला जब जलेगा तो कितनी हीट, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जितनी ज़्यादा करेगा उतना अच्छा है। कोयला किससे बना हुआ है? कार्बन, मॉइस्चर एंड वेरियस ऐश एंड अदर इम्प्योरिटीज। जितना ज़्यादा कोयले में कार्बन होगा, बेटर उसकी क्वालिटी होगी और उसका ग्रेड होगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल के हिसाब से देयर आर 17 ग्रेड्स ऑफ कोल। ये मैंने बता दिया आपको। 17 ग्रेड 1 मतलब टॉप क्वालिटी कोल। टॉप क्वालिटी कोल का मतलब इट इज प्रोड्यूसिंग 7000 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम जब जलेगा। दूसरे हाथ पे, मतलब ऑन दी अदर हैंड, जो लोएस्ट ग्रेड होगा दैट प्रोड्यूसेस 2200 to 2500 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। ठीक है, मतलब कोल ग्रेडेशन से इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि अच्छा कितना कोल वो गुड है, कितना बैड है, तो ये पता चलता है। नाउ देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ कोल: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, हार्ड कोल, हाई अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन होता है, वेरी लिटिल वॉलेटाइल मैटर, मतलब क्लीनली इट गेट्स बर्न एफिशिएंटली, बिजनेसेस में इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, तो मतलब ये टॉप मोस्ट क्वालिटी है। देन यू हैव बिटुमिनस, मिडिल रैंक, इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज होता है, स्टील में यूज होता है, मिडिल है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। इट हैज ऑल्सो अ वेरी हाई हीटिंग वैल्यू। देन यू हैव सब बिटुमिनस, नाम से बस जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे क्वालिटी कम होती जाएगी। देन यू हैव लो टू मॉडरेट हीटिंग वैल्यू। एंड लिग्नाइट जो लोएस्ट ग्रेड कोल है, लीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन होती है, ज़्यादा मॉइस्चर होता है, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इंडिया में क्या फ्यूचर है? फ्यूचर ऑफ कोल इन इंडिया, देखो 2023-24 में इंडिया प्रोड्यूस 997 मिलियन टन्स ऑफ कोल, मतलब 11% की ग्रोथ रही है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। मोस्ट ऑफ दिस कोल प्रोडक्शन कहां से आती है? फ्रॉम स्टेट ओन्ड कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज। कोल इज द मेनस्टे ऑफ इंडियाज एनर्जी इकोनॉमी।
ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप अपने मेंस में डेफिनेटली लिख सकते हो एंड इट विल ग्रेटली हेल्प यू। ठीक है, तो डू राइट डाउन द पॉइंट्स। जस्ट अ मिनट, आई डोंट नो। Now it's better to see. Coal is the mainstay of India's energy economy. मतलब हम फॉसिल फ्यूल की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, नो डाउट, बट आप बोलो कि नहीं ये बंद कर देना है तो चीज़ें ठप हो जाएंगी। We have commitments to transition away from fossil fuels, but coal still is the primary source of energy in India. However, there are signs of change. Renewable energy sources जैसे सोलर हो गया, विंड पावर हो गया, they are accounted for a significant portion of the new power generation capacity, 71.5%. और इसी दौरान कोल्स शेयर ऑफ टोटल पावर कैपेसिटी ड्रॉप्ड बिलो 50% फॉर द फर्स्ट टाइम। टोटल पावर कैपेसिटी में कोयले का शेयर इट ड्रॉप्ड बिलो 50%। ठीक है जी। इंडिया के अंदर जो कोयला पाया जाता है उसका एनर्जी कंटेंट बहुत कम होता है, ये जरूर ध्यान में रखना, जो इसीलिए हम कोयले को इंपोर्ट करते हैं। उस हमारे जो कोयला होता है यहाँ पर इट हैज हायर ऐश कंटेंट। हम अगर हमारा ऐश कंटेंट 40% है तो जो बाहर से मंगाते हैं वहां 10% आता है। तो क्योंकि अगर हाई ऐश कोयल इज बर्न तो पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड वो ज़्यादा ऑब्वियसली इट विल रिलीज मोर और फिर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है जी, तो ये भी एक पॉइंट है दैट यू कैन रिमेंबर। चलिए मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ योर्स, द स्किलिंग पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म। देखो ऐसा है, इंडिया का टूरिज्म सेक्टर जो है ना, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक सेक्टर इन द कंट्री। G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी 2023 में, पिछले साल। इंडिया एट 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस हुए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2023 को विजिट इंडिया ईयर भी डेजिग्नेट किया गया था ताकि यू प्रमोट ट्रैवल, टूरिज्म मोर प्रमोट हो। टूरिज्म बढ़ेगा तो मोर अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और एम्प्लॉयमेंट भी होगी। करंट स्टेटस की बात करूं अगर मैं, तो इंडिया की रैंक ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स हैज़ राइजन टू 39th प्लेस। इंडिया की जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूट करता है। होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री हैज रिसीव्ड एफडीआई ऑल्सो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विच वॉज 17.1 बिलियन $, 2000 से लेके 2023 तक। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन as per IBEF report on the growth of tourism and hospitality sector, ट्रैवल एंड टूरिज्म दो लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, जिनका टोटल कंट्रीब्यूशन कंट्री की जीडीपी में है 178 बिलियन $। ठीक है, सवाल कहाँ उठता है? सवाल ये उठता है, दो बातें हैं कि कितना पोटेंशियल है इस सेक्टर में। देखो, नाउ यू राइट डाउन द पॉइंट्स। टूरिस्ट अराइवल की अगर मैं बात करूं, 2023 में पिछले साल फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवल जो रहा है दैट वाज आल्सो ह्यूज। मतलब आप लगा लो 10 लाख के आसपास। और जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस रहती हैं वो होती है आगरा में ताजमहल, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, गोवा के बीचेस, केरला के बैक वाटर्स, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के हिल स्टेशंस। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, नंबर ऑफ बीचेस हैं वहाँ पर। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिखना इसको, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक, 2027 तक इन टूरिज्म इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट basically to reach $125 billion।
और जॉब्स भी क्रिएट होंगी। 2029 तक 53 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड। इंडियन एयरलाइन ट्रैवल भी बढ़ेगा फाइनेंशियल ईयर 27 तक। तो ये सब अच्छा होगा, मतलब एक पोटेंशियल है। टूरिज्म सेक्टर का सिग्निफिकेंस है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के लिए यू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे या आगरा का ताजमहल देखेंगे, रिवेन्यू आएगा, फॉरेन करेंसी। अब टूरिज्म इंडस्ट्री की मल्टीप्लायर इफेक्ट है। फूड, होटल, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, सब पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एक साथ। जयपुर जैसे जयपुर है, जयपुर घूमने गए तो यू विल डिमांड फॉर द लोकल क्राफ्ट ऑल्सो, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और होगी, तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। ठीक है। एंड इट फर्दर जैसे हम जाते हैं आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, औरों का कल्चर देखते हैं, वी हैव दैट एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑल्सो, सोशल कोहेजन बेसिकली होता है। दिक्कतें कहाँ हैं? दिक्कतें ये हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इन कहीं चले जाते हैं नेट नहीं आता, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होता, गुड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। वी हैव गवर्नेंस चैलेंजेस ऑल्सो, वी हैव अनक्लियर गाइडलाइंस फॉर टूरिस्ट, पुअर हेल्थ एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स, टैक्सेस तो मतलब सोचो टूरिज्म एक्सपेंसिव कैसे होता है, जीएसटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऑन होटल रूम्स इफ यू वांट टू बुक टूर सर्विसेज, तो टूरिस्ट के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। टूरिज्म सेक्टर में यू नीड स्किल्ड मैन पावर जिसकी शॉर्टेज है, मल्टीलिंगुअल गाइड्स चाहिए इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी। सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2024 में मार्च में अ फॉरेन विमेन टूरिस्ट वाज गैंग रेप्ड इन इंडिया नियर झारखंड। सेफ्टी कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दिक्कतें हैं हम यही ठीक करनी है, कनेक्टिविटी ठीक करनी है। टैक्स की बात करी तो टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे और ज़्यादा ध्यान देना है। यू नीड टू हैव सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट बाय डेवलपिंग टूरिज्म पुलिस, यू प्रमोट सेफ ट्रैवल प्रैक्टिसेस, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हों, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो ताकि सर्विस क्वालिटी और अच्छी हो, कस्टमर सर्विस और अच्छी हो, कल्चरल सेंसिटिविटी हो, लैंग्वेज स्किल्स हो, एंड यू कैन एनहांस दी ऑनलाइन प्रेजेंस ऑल्सो। सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवल वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं टू बूस्ट द विजिबिलिटी ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ठीक है जी, ये था आज के सेशन के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू विद अदर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।